गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुग़ल पीरियड के ऊपर। ठीक है। पर पहले मैं बात करूँगा, जो मैप है आपको पहले इंडिया का मैप आपको ज़रूर देखना है डेली आपके स्टडी टेबल के आगे। मैप होना ही चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका भारत का मैप पता होना चाहिए, और जहाँ पे आप हो आपको अपनी लोकेशन भी पता होनी चाहिए अपने स्टेट की कि हम कहाँ हैं। ओके। तो अब हर हर दिन की तरह मैं आपको डेली बताता हूँ। तो आज लास्ट दिन है इसके लिए। तो आपको पता ही होगा कि देखो यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो ऊपर में जो यूटीज़ है कितनी टच करती है, एक लद्दाख, सेकंड JNK। तो दो यूटी जो है टच करती है। और स्टेट कितने टच करते हैं, एक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो है चार स्टेट, दो यूटी, जिसको हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं और राज्य कहते हैं स्टेट को। तो चार राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश जो है टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को। नॉर्थ में जो है केंद्र शासित प्रदेश में है, और साउथ और ईस्ट में जो है इनके राज्य हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और आपको डेली एक या दो राजधानी पता होनी चाहिए। जैसे अभी लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी कौन है, तो लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख है, या लद्दाख किसकी राजधानी है, लेह, आपको पता होना चाहिए। श्रीनगर है, श्रीनगर की राजधानी जम्मू है, जम्मू की राजधानी श्रीनगर है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मतलब अभी इनिशियल फेज में तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इनकी। ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान राजधानी है या जयपुर राजधानी है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी मैंने एक पिछले कल की बात है, मैंने बोला कि सिक्किम में बाढ़ आ गई थी, मतलब बाढ़ के टाइप जो भी हुआ था। तो तीस्ता नदी में आई थी बाढ़। तो मैंने बोला सिक्किम में बाढ़ आई। तो जो बोलने वाला था वो कह रहा अच्छा बाहर बाहर आएंगे, मतलब उसको ये नहीं पता कि सिक्किम कहाँ है। और लोग वो वैसे बच्चे हैं कि वो आर्मी वाले बच्चे हैं, ग्राउंड में एक्सलेंट है, और उनको यही नहीं पता उनको कि भारत का मैप है, सिक्किम क्या है। तो मेरा बोलने का मतलब है आपको बेसिक चीज़ें पूरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप आप ऐसे मत पढ़िए कि पेपर निकालना है, हमें पेपर के हिसाब से निकालना है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कल को आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक है। अगर आपका बच्चा पूछे कि तमिलनाडु कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु साउथ में। आपका बच्चा बोले कि कन्याकुमारी कहाँ है, हमें कन्याकुमारी जाना है, तो अगर आप बोले कि वो ऊपर है जम्मू में, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। ये नहीं होता है कि आपको मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपका और कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ जो लाइफ में होता ही है। एग्ज़ाम ही सबसे बड़ी बुरी सबसे अच्छी चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। आप कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ होएगी कि जो आप परफेक्ट होंगे उसमें। ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करता हूँ, अब बात करता हूँ। आपको डेली एक या दो राजधानी या तीन राजधानी याद रखनी है। और उसके बाद जैसे आपको ये तो याद रखनी है कि जहाँ पे जो भी करंटली इशू चल रहे हैं, जैसे सिक्किम में बाढ़ आई थी तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी थी, एक यूपीएससी में पूछ दिया गया था इंटरव्यू में। तो उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी याद नहीं रही थी उनको। ठीक है। तो जैसे अभी मणिपुर इशू चल रहा था, तो कोई मणिपुर को भी आपको पता होना चाहिए कि इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। एक बार मेरे से भी पूछ दिया गया था इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि मिजोरम आइजोल किसकी राजधानी है। तो मुझे भी वहाँ पे ध्यान नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि बंदा मतलब कंफ्यूज ही हो जाता है। उस टाइम प्रेशर इतना होता है, जब बाहर निकलता है बंदा तो प्रेशर थोड़ा ना रिड्यूस हो जाता है, और बंदा अपने को देखने लगता है कि मेरे मतलब मुझे तो सब पता था। बट अंदर जब पूरा बोर्ड बैठा होता है तो
मतलब सिटी विटी बंद हो जाती है, जिसको अपने लोकल भाषा में कहूँ मैं तो। बाहर आने के बाद तो बहुत कुछ कह देते हैं कि भाई क्या यूपीएससी, क्या स्टेट पीसीएस, क्या वो है। ठीक है, भले ही कोई भी है थर्ड क्लास के या जो भी है क्लास थ्री की, इन्होंने इंटरव्यू बंद कर दिए, कुछ भी है, पर आपको आपकी सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। आप बड़े लेवल पे तैयारी करिए। ठीक है, और आपका एक पूरा वो होना चाहिए विजन कि मुझे यही करना है, तो आपका होना ही चाहिए, मतलब कि मुझे यही करना है, या तो आप उसी पे फोकस करो। आप प्रीवियस ईयर के 10-15 साल के क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। ये नहीं कि पेपर भर दिया है, अच्छा मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं तो पेपर दे के देखूंगा क्या होएगा। पिछले 15 साल के पेपर देख लो ना कि क्या पैटर्न था। ठीक है, उससे पता चल जाएगा आपको कितना नॉलेज है। तो ज़्यादा बात ना करता हुआ मेन पॉइंट पे आता हूँ कि डेली आपके स्टडी टेबल पे जो है भारत का मैप, वर्ल्ड का मैप, जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो उस स्टेट का आपके आगे मैप होना ही चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो डेली आपको राजधानियाँ याद रखनी है। ओके। अब मान लो कुछ एक गोवा की राजधानी पता नहीं होगी, कुछ एक बच्चे गोवा में उनको पता ही नहीं होगा कि गोवा की राजधानी क्या है। ठीक है। तो अब आगे बात करता हूँ अब हिमाचल में। अब हिमाचल की मैं डेली की जैसे बात करता हूँ कि मैं मंडी से हूँ, तो मंडी का मुझे डेली याद रखवाना पड़ता है, क्योंकि भाई कहाँ कहाँ टच करता है। कुल्लू टच करता है, शिमला टच करता है, सोलन टच करता है, बिलासपुर टच करता है, हमीरपुर टच करता है, कांगड़ा टच करता है। मतलब कि 6 डिस्ट्रिक्टें टच करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, कल हमने चंबा पढ़ा था, आज हम कांगड़ा पढ़ेंगे। कांगड़ा के साथ कौन सी टच करती है सेकंड? पहली करती है पहली करती है चंबा, सेकंड करती है लाहौल स्पीति, तीसरी करती है कुल्लू, चौथी करती है मंडी, पांचवी करती है हमीरपुर, और सिक्स्थ करती है ऊना। तो मंडी और कांगड़ा ऐसी 2 डिस्ट्रिक्टें हैं जिनको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्टें बाउंड्री जो है टच करती है, 6-6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, मैंने ये टॉपिक जो है, जो मेन मैंने आपके लिए ही लिखे हुए हैं, इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप जो है गलती को ठीक कर सकते हो, और कमेंट में आप मुझे भी बता सकते हो, मुझे तो खैर पता चल जाएगा। बट आप अपने जब नोट्स बनाओगे सेम टू सेम, तो आपको ये गलतियां जो उसमें होगी या कुछ ऐड जो करंटली इशू होगा उसको आप ऐड कर सकते हो, ताकि आप अपने नोट्स को और अच्छे बनाएं, और आप बहुत अच्छे बनाएं। कुछ एक बच्चों में कला होती है कि जो बहुत ही अच्छे, अब मैंने उस हिसाब से नहीं बनाए हैं कि मतलब अपने लिए, मतलब ये बनाए मैंने जल्दबाजी में ऐसे बनाए हैं, फिर भी चलो ठीक है। ओके। तो आज मुगल पीरियड की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेट एंड देयर रिलेशनशिप विद द मुगल पीरियड, जो मुगल काल का टाइम, जो मुगल साम्राज्य था। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य था 1526 में शुरू हुआ था, और जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है वो कौन था? बाबर था। ठीक है, तो अधिकतर मुगल शासक जो है तुर्क थे, और जो तुर्क में कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला था। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है समाप्त हो गया था। और बाबर ने जो है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, तो जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो है पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने मुगल वंश की जो है स्थापना करी थी। हिमाचल में कांगड़ा के निकट मलौट में इन्होंने क्या किया था? अपनी पहली चौकी जो है स्थापित करी थी, मतलब बनाई थी। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल के ही जो लास्ट जो शासक थे, उनका नाम था उसका नाम था लोदी, जो कि लोदी वंश के थे। बलोल लोदी ने इसकी स्थापना करी थी। तो इन्हीं इन्हीं के ये वो थे इब्राहिम लोदी, इनको उन्होंने हराया था बाबर ने। ठीक है,
तो मैंने सल्तनत काल के याद कैसे रखे थे, इनका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1526 तक। तो मैंने कैसे याद रखा था गुलाम वंश को? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। मैंने कैसे याद रखा था? एक गुलाब होता है, गुलाब उसके बाद खिलता है, खिलने के बाद उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसको सजाया जाता है, और लास्ट में आता है 5th नंबर पे लोधी, या उसको दिया जाता है। तो मतलब मैंने उस हिसाब से याद रखा था। ठीक है, 1206 से लेके 1526 तक मैंने वैसे ही याद रखा था। अगर आपको ट्रिक पसंद आएगी तो आप भी अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट। पहला कौन सा थे? बाबर। सेकंड कौन से थे? अकबर। तो अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से लेके 1605 तक। पहाड़ी राज्यों से अधीनता स्वीकार कराने के लिए उनके रिश्तेदार और बच्चों को बंदी बनाता था। मतलब जो पहाड़ी राजाओं को, मतलब इन्होंने अगर अधीनता उनसे स्वीकार करवानी है तो ये क्या करते थे? उनके रिश्तेदारों या बच्चों को जो है बंदी बना लेते थे। ठीक है, अकबर जी। और जो कांगड़ा किंग थे जयचंद को इन्होंने बंधक बनाया था, और जयचंद के पुत्र जो बिधि चंद ने जो है अकबर का विरोध किया था, और नूरपुर राजा जो था तख्तमल के साथ मिलकर इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और अकबर ने विद्रोह दबाने के लिए जो है बीरबल को जो है हुसैन कुली खान के साथ टोडरमल को विद्रोह अकबर ने जो है बीरबल को हुसैन कुली खान हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, और जो टोडरमल जी थे, टोडरमल को क्या किया था इन्होंने? अकबर ने पहाड़ी रियासतों की जमीनों पर शाही जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, इसने कांगड़ा में 66 गांव, चंबा का रिहलू और छेरी पथियार दारो क्षेत्र जो है शामिल थे इसमें। ये आपको थोड़ा मतलब इतना याद रहना चाहिए कि रिहलू, छेरी पथियार दारो क्षेत्र, ये आपको जरूरी नहीं है कि याद ही रखने चाहिए, बट ये कि बोर्ड कभी कभी क्या पूछ ले हमें कुछ पता नहीं है, कि कमीशन क्या पूछ ले आपसे। ठीक है, जयचंद को जो है 1585 में इनकी मृत्यु होने के बाद उनका छोटा बेटा बिधिचंद जो है राजा बना था। ठीक है, और जयचंद 1685 में इनकी मृत्यु होने के बिधिचंद उनका छोटा बेटा जो है राजा बना था। बिधि सिंह राजा बना। बिधि चंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को मुगल दरबार में बंधक तौर पे रखा था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, ये आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कांगड़ा का कौन सा राजा था जिसने अपने पुत्र को जो है बंधक के तौर पे वहां पे भेजा था। तो आपको होना चाहिए कि बिधि चंद ने अपने पुत्र को त्रिलोकचंद को वहां पे बंधक के तौर पे भेजा था। ओके, अकबर के समकालीन जो चंबा का राजा था प्रताप सिंह जी थे। प्रताप सिंह बर्मन। सिरमौर के राजा था धर्म प्रकाश जी, जिनका टाइम पीरियड था 1530 से लेके 1570 एडी तक। और जो आपको ज़्यादा याद रखने लायक जो चीज़ है, कांगड़ा रियासत ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, ये आपको रखना है। यद्यपि इसकी सेना ने काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मतलब जो है कांगड़ा का जो पूरा हिस्सा था इन्होंने स्वीकार नहीं करी थी इनकी अधीनता आधिपत्य, बट इनके जो कुछ एक हिस्से थे इन्होंने यहाँ पे जो है हिस्सा मतलब कब्जा कर ही लिया था। तो नेक्स्ट आता है जहांगीर। ओके, बाबर, अकबर, जहांगीर। 1605 से 1627 तक। 1615 कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर दमेरी के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा, बट दोनों दोनों में क्या हो गया? लड़ाई होगी दोनों में जाते जाते, और जो विवाद होने पर जो है मुर्तजा खान की मृत्यु हो गई। और जो मृत्यु के बाद कांगड़ा किला पर कब्जा करने की योजना जो है इन्होंने मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर दी, क्योंकि एक की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने फिर नूरपुर राजा सूरजमल और शाह कुली खान के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी थी। फिर दोनों में झगड़ा हो गया।
फिर शाही कुली खान को वापस बुला लिया गया था। एक टाइम में क्या हुआ था, मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो गई थी, और दूसरी बार क्या हो गया, शाही कुली खान को वापस बुला दिया गया था जहांगीर के द्वारा। सूरजमल ने मुगलों पर विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने विद्रोह दबाने के लिए विक्रमजीत और अब्दुल अजीज अजीजिया को भेजा। ठीक है। और मनकोट तारागढ़ किले में शरण ली सूरजमल ने, जो चंबा के अधीन था। चंबा राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण का सुझाव दिया, जो कि 1619 में इनकी मृत्यु हो ही गई थी। ठीक है। और बात करते हैं कांगड़ा किले का। जो कांगड़ा कांगड़ा किला कांगड़ा किले की बात करता हूँ। 1620 से लेके 1783 तक मुगलों के अधीन रहा था। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने किले को जीतने में मदद करी थी। जहांगीर को खबर मिली कब्जे की, जो कि 1620 में किले कैप्चर किया था। जहांगीर ने 1620 को किला कैप्चर कर लिया था। ठीक है। इनको बाद में खबर मिली कि कैप्चर कर लिया गया। तो जो है जहांगीर 1622 में धमेरी, जिसका नूरपुर का जो है पुराना नाम है धमेरी, आया था विद नूरजहां अपनी वाइफ के साथ, और सिब्बा भी गई थे। ठीक है। जगत सिंह नाम ने रखवाया था, बेटी कहलाता था। मतलब जो जगत सिंह थे, उन्होंने नाम रखवाया था, बेटी मानते थे उसको, नूरजहां को, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है। और धमेरी नाम भी जगत सिंह ने ही रखवाया था। इसके साथ धलोग युद्ध हुआ था। ठीक है। चंबा राजा जनार्दन प्लस जगत सिंह, जो कि नूरपुर के राजा थे। ये बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो धलोग का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था। ये चीज़ आपको ये युद्ध आपको याद रखना है। चंबा राजा जनार्दन प्लस जगत सिंह, जो कि नूरपुर धमेरी के राजा थे। चंबा पर 1623 ईस्वी से लेके दो दशक तक, डेकेड तक जो है इनका कब्जा रहा था। ठीक है। और जो है जहांगीर ने मस्जिद भी बनाई थी किले में, और दरवाजे का नाम था जहांगीरी दरवाज़ा, जो डोर था वहाँ पे। और वहाँ पे पहला मुगल जो किलेदार था, उनका नाम क्या था, नवाब अली खान। और अंतिम कौन थे, नवाब सैफ अली खान। ये दोनों चीज़ें भी आपको नोट रखने लायक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि पहला मुगल किलेदार कौन सा था, तो आपको याद रहना चाहिए नवाब अली खान। और आपको याद होना चाहिए कि अंतिम मुगल किलेदार कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कि नवाब सैफ अली खान, नवाब अली खान, नवाब सैफ अली खान। सैफ लग गया, बाकी सेम। सिरमौरी राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। उस मतलब दोनों एक टाइम, समकालीन का मतलब होता है जैसे कि मैं मंडी का राजा हूँ, आप कांगड़ा के राजा हो, दोनों एक ही टाइम पीरियड के टाइम में चंबा, उसको कहते हैं समकालीन। ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है जहांगीर जी, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1628 से लेके 1658 तक। इसके समय किलेदार कौन से थे, ये भी पूछा जाता है। नवाब असदुल्ला खान थे, और कोच कुलीन खान थे, जिन्होंने 17 वर्षों तक रहा था। जो कोच कुलीन खान जो 17 वर्षों तक रहा था, बाणगंगा नदी के किनारे दफनाया गया था इसको मरने के बाद, कोच कुली खान को। तो आपको याद होना चाहिए कि जहांगीर ऐसा कौन सा किलेदार था, ऐसा किसका किलेदार था जिसको बाणगंगा नदी के किनारे दफनाया गया था। और बाणगंगा नदी कहाँ है, कांगड़ा में। किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास नदी की। ठीक है। ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, और कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, कितने किलोमीटर है, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है। सिरमौरी राजा मनधंता मन मनधंता प्रकाश समकालीन था। गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की थी इनकी। गढ़वाल का जो अभियान था, इनमें कई बार सहायता की थी। ठीक है। जो सिरमौरी राजा थे। और जो मान सिंह थे, गुलेर शासक, को शेर अफगान की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है।
किसको दी थी शेर अफगान की उपाधि? मान सिंह को दी गई थी। गुलेर के शासक थे, किसने दी थी? शाहजहां ने। और जो नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब जी। औरंगजेब औरंगजेब जी आते हैं लास्ट में, और इनका टाइम पीरियड रहता है 1658 से लेके 1707 तक। तो जो चंबा का जो शासक था, राजा था चत्तर सिंह, 1678 में इन्होंने जो है, औरंगजेब ने जो है इनको मंदिर गिराने के आदेश दिया, बट इन्होंने नहीं गिराया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा ही किया, छत्र चढ़ा दिए मंदिर में। तो ये बहुत ही बार आ चुका है कि चंबा का ऐसा कौन से राजा थे जिनको औरंगजेब ने जो है मंदिर गिराने के लिए आदेश दिए थे और उन्होंने नहीं माने थे, उसके बदले छत्र चढ़ाए थे। तो आपको याद रहना चाहिए कि उसका नाम था चत्तर सिंह। चत्तर सिंह का मतलब उन्होंने छत्र चढ़ाए थे। ठीक है। और औरंगजेब का टाइम पीरियड कितना था? तो उनका टाइम पीरियड था 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है। इनको जिंदा पीर भी कहते थे। गुलेर, जम्मू, बशौली के राजाओं के समय मिलकर संघ बनाया था इन्होंने। ठीक है। और मुगल पंजाब के जो मुगल वाइसराय थे, मिर्जा रिवाज बेग को हराकर खोए हुए इन्होंने वापस ले लिए थे। ठीक है। अपने एरिया ले लिए थे इन्होंने, चत्तर सिंह ने। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पंजाब में मुगल वाइसराय कौन थे? मिर्जा रिवाज बेग। ओके। और बुशहर केहरी सिंह, उनको छत्रपति का खिताब दिया था औरंगजेब ने। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जगत सिंह जो कि कुल्लू के थे, राजा की उपाधि दी थी इन्होंने। आपको देखो कहाँ कहाँ से बुशहर, औरंगजेब के टाइम में बुशहर की बात भी हो रही है, चंबा की बात भी हो रही है, कुल्लू की बात भी हो रही है, और सिरमौर की बात भी हो रही है। तो जो सिरमौर के जो राजा थे शुभंग प्रकाश, जिनका टाइम पीरियड था 1647 से लेके 1659 तक, को जगत सिंह के पुत्र राजस्व की सहायता गढ़वाल पर आक्रमण करने के समय राजस्व की सहायता करने के लिए कहा गया था। ठीक है। औरंगजेब ने शुभंग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजस्व की सहायता करने के लिए कहा था, जो कि गढ़वाल पर आक्रमण के समय ऐसी बात इन्होंने कही गई थी। ठीक है। जो उत्तर मुगल काल ने पहाड़ी राज्य उत्तर मुगल काल ने पहाड़ी राज्य, तो आपको इसके बारे में, उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य, ये आपको थोड़ा सा गलती हो गई थी यहाँ पे, मिस्टेक। तो इनका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1783 तक है। और नादिर शाह, इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ओके। आदिना बेग 1745 में पंताली पंजाब जलंधर गवर्नर बना था। ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि कब बना था और कहाँ बना था। पंजाब का गवर्नर बना था ये 1745 में। मंडी रियासत ने इसकी अधीनता स्वीकार करी थी, मंडी की। ठीक है। और जो ये नादिर शाह थे, ये औरंगजेब की जब मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद जो है मुगलों के इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। मुगलों का पतन जो है शुरू हो गया था, मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और अदीना बेग, ठीक है, यहाँ पे अदीना बेग है। इसका मैंने बता दिया आपको, 1745 में अदीना बेग पंजाब जलंधर का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दिलीप सिंह, जसवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कुटलैहर के युद्धपाल, बंगाल के राय को हराया। उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी इसके बाद। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम जो है दिलीप सिंह थे, जिसमें के अजीत सिंह थे, नूरपुर के देवदत्त थे, कुटलैहर के युद्धपाल थे, बंगाल के राय को भी इन्होंने हराया था। सबको हराया था उन्होंने, अदीना बेग ने।
देखो यहाँ पे मैंने आदीना लिखा पर यहाँ पे अदीना बेग है। ठीक है, थोड़ा हो जाता है इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के टाइम हिंदी में थोड़ा गलती हो जाती है, तो इसकी आपको सुधार कर लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और घमंड चंद, जो कि अहमद शाह दुर्रानी ने जो है 1748 से लेके 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी थी इन्होंने। राजा घुमंड चंद ने इस मौके का फायदा उठाकर 1752 में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला और भी मुगलों के पास था। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार थे। अहमद शाह दुरानी ने 1759 में घुमंड चंद को जालंधर दोआब का नाजिम बना दिया। घुमंड चंद का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र का एक छत्र राज हो गया था इनका। ठीक है, तो आपको 1748 से लेके 1788 के बीच में इन्होंने 10 बार जो है पंजाब पर आक्रमण कर दिए थे, जिससे कि इन्होंने मुगलों की जो है कमर तोड़ दी थी, मतलब कि बहुत ही बुरी तरह, मतलब उनको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी थी और बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। इसका मौका उठाकर जो है इन्होंने फ़ायदा उठाकर जो है घुमंड चंद ने जो है कांगड़ा के दोआब पर जो है कब्जा कर लिया और जालंधर का जो है निजाम गवर्नर बना। इसका भी इसके विस्तार को जो है 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रोका था। जो ये आगे बढ़ रहा था तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रोका था इनको। और कांगड़ा किला अभी भी मुगलों के अधीन था उस टाइम। अंतिम किलेदार कौन थे? सैफ अली खान थे। पहला कौन था? नवाब अली खान था, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो हिमाचल पर जो प्रभाव पड़ा था जो मुगलों का, वो देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा था। प्रशासनिक प्रभाव पड़ा था और मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए और पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली शुरू हुई और मुगल सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई। फिफ्थ, उनकी इन्होंने कला और साहित्य का भी विकास हुआ था इनको देख देख के। पहले बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला पर प्रभाव। मुगलों से पहले पहाड़ी वास्तुकला में मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था। जब मुगल आए तो फिर मुगलों का प्रभाव हुआ। ठीक है। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे। ठीक है। नूरपुर किले में स्तंभ, पिलर और टैंक मुगल इमारतें लाहौर किले जैसे थे। इन किलों में 25 कारी लाहौर किले में मिलती जुलती थी। ठीक है। 25 कारी लाहौर किले से मिलती जुलती है। ठीक है। चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी में लकड़ी के दरवाजे के उभरे हुए पैनल पर मुगल का प्रभाव दिखता है। आपको याद होना चाहिए कि चंबा का ऐसा, मतलब कौन सी कोठी थी? करदार कोठी। इसमें लकड़ी के दरवाजे के उभरे हुए पैनल पर जो है मुगलों का प्रभाव दिखता है। और जो है नूरपुर किले के स्तंभ और टैंक में मुगल इमारतें जो कि लाहौर किले जैसी थी। इन किलों को जैसी मतलब मिलती जुलती थी। ठीक है। चित्रकारी जो भी थी पूरी बुकिश लैंग्वेज की यूज़ नहीं करता, अपनी लैंग्वेज में भी बीच बीच में बोल देता हूँ, बट आपको लिखना वही है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है नोट्स में। चित्रकला पर प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है। पहले वास्तुकला पर, अब चित्रकला की बात करते हैं। मुगलों के पतन का प्रभाव पहाड़ी चित्रकला और कलाकारों का पड़ा। पहाड़ी राजाओं में मुगलों को आश्रय दिया था। पहाड़ी राजाओं ने जो है मुगलों को आश्रय दिया था, ये आश्रय लिखा है। ठीक है। इनकी कलाओं में मतलब इनकी कला से कौन कौन से राज्य जो है लाभ मिला था? जो कि चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर। चंबा का राजा कौन था उस टाइम? राज सिंह। और कौन सा था सेकंड? उमेश सिंह। कांगड़ा का राजा कौन सा था? घमंड चंद। बिलासपुर का तो होगा राजा देवी चंद। ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य लगभग हर पहाड़ी राज्य में जो है कला का जो है अद्भुत विकास हुआ था 18 सेंचुरी में। ठीक है। और पहनावे में भी फर्क हुआ था। कपड़े पर की गई निकासी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता था। बड़े बड़े राज परिवार आज भी मुगलों के चोगे पहनते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि जो हम देखते हैं हम सेम, जहाँ भी हम जाते हैं, मान लो हम मुंबई गए तो हम वहाँ का जो फैशन, वहाँ की फैशन इतनी जल्दी बदल जाता है। जैसे आप
मान लो कोई मंडी का चला गया मुंबई में रहने के लिए, ऑटोमेटिकली वहाँ का सिस्टम देख के जो है, एनवायरनमेंट देख के जो है बदल जाएगा। ठीक है, वैसा ही जहाँ बस जाते हैं अपने अकॉर्डिंग बसते हैं, या किसी दूसरे की कला संस्कृति या पहनावा आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो आप चेंज हो जाते हैं। तभी बोलते हैं आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, और अपने दिमाग अपने मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपके साथ पॉजिटिविटी में कोई अच्छा बंदा है या एनवायरनमेंट है तो आपका अच्छा ही रहेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा सोचेंगे। ठीक है, ये तो पहनावे की बात चल रही है। भाषा और लिपि पर भी प्रभाव पड़ता है। आप किसी कोई आपका फ्रेंड इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, तो आपका वैसा ही हिंदी बोलने का, इंग्लिश बोलने का आपका थोड़ी आदत आपको हो जाएगी। ठीक है, भाषा और लिपि पर भी प्रभाव पड़ा था, और राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है, और कुछ पहाड़ी राजाओं ने जो है उर्दू दरबारी भाषा भी बना दी थी। अभिलेख उर्दू में भी रखे जाते थे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव क्या पड़े थे? पहाड़ी राजा से मुगल वार्षिक वसूला जाता था, मतलब टैक्स वसूला जाता था एनुअली। ठीक है, प्रत्येक राजा को अपने सिंहासन रोपण के समय निश्चित राशि दिल्ली भेजी जाती थी, बदले में उपहार भी मिलते थे। ठीक है, समझ रहे हो आप? मुगलों ने पहाड़ी राजाओं के विद्रोह को माफ कर दिया, और मुगल पहाड़ी राजाओं के पुत्र या रिश्तेदारों के बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखते थे। अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, ताकि यूट्यूब को पता चलना चाहिए कि ये वीडियो गंदी नहीं है, ये वीडियो मतलब पढ़ाई के पर्पज़ से अच्छी है। आपको फ़ायदा पेपर में दिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपने बुक्स नहीं भी पढ़ी होगी, इसको भी एक दो बार तीन बार सुना होगा कान में काम करते करते बार भी, तब भी आपको गिल्टी महसूस नहीं होगी। एग्ज़ाम में देती बार आपको शर्म महसूस नहीं हो पाएगी। इतना मैं आपको ओपन बोलता हूँ। अगर आप 2-3 बार भी वीडियो सुन लेंगे, तो किताब पढ़ने के बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा रिवीजन में। बट अगर आप ऐसे भी सुन लेते हैं तो आपको वहाँ पे शर्म महसूस नहीं होगी एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ओके, तो आपको देखना है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।